साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस सेशन में अपन करने वाले हैं कमला दास की बहुत ही नोटेबल एंड फेमस पोयम द डांस ऑफ यूनक्स। साथियों जो यूनक्स है वो होते हैं थर्ड जेंडर या उन्हें ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, किन्नर कहते हैं, हिजड़े कहते हैं। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपन कंप्लीट है पोयम वो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। साथियों इस सेशन के अंदर हम ब्रीफली है वो पोइट का इंट्रोडक्शन करेंगे, पोइट के मेजर वर्क्स है, मेजर अवार्ड्स जो उनको मिले उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उसमें अपन पोएम का फुल एनालिसिस करेंगे विद हिंदी ट्रांसलेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जाएगी साथियों। और इस पोएम में कौन कौन से थीम बनते हैं उन पर अपन डिस्कशन करेंगे। और इस पोएम के अंदर जो टेक्स्ट के अंदर कहाँ कहाँ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों मेरी उम्मीद है कि आपके पास टेक्स्ट होगा। इस क्लास का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो ना तो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए इस पोएम का। तो आपके पास जो भी गाइड है या जो टेक्स्ट है उसको आप निकाल कर रखिए। और मेरा वादा है कि इस सेशन को आपने पूरा वॉच कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं पोइट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। साथियों पोइट कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुन्नायुरकुलम केरला में हुआ था। इनकी जो डेथ है वो 31 मई 2009 को पुणे के अंदर हुई थी। पुणे है साथियों महाराष्ट्र में। इनका जो रियल और जो पेन नेम है यानी इनका जो वास्तविक नाम है वो था माधवीकुट्टी। और इनका जो सुडोनिम साथी होता है, कोई भी राइटर है अपने कंपोजिशन के अंदर अपनी राइटिंग के अंदर जब अपना नाम खुद का जो वास्तविक नाम लिख के ना लिख कर दूसरा नाम यूज करता है उसे कहते हैं सुडोनिम। तो सुडोनिम के रूप में इन्होंने नाम रखा था अपना कमला दास। इन्होंने अपनी जो राइटिंग में नाम लिखा कमला दास। साथियों इनका जो इस्लामिक नेम है वो था कमला सुरैया। इन्होंने क्या किया था साथियों, 11 दिसंबर 1999 को लगभग इनकी उम्र थी 65 वर्ष। तब उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना लिया था और अपना नाम रख लिया था कमला सुरैया। क्यों रख लिया था, उसमें यह हुआ था कि इन्होंने अपने जो इनकी मैरिज लाइफ है उतनी ज़्यादा, हालांकि इनके बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन मैरिज लाइफ इनकी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। 1992 के अंदर इसने अपने पति जो माधव दास है हस्बैंड उनको छोड़ दिया था, अलग अलग हो गए दोनों। तो बाद में उन्होंने क्या, अपने जो लवर था इनका, माना जाता है इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरा लवर है वो एक इस्लामिक व्यक्ति था और इसी कारण उसने इस्लाम धर्म अपना लिया अपने लवर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी कई ऐसे कारण रहे कि इनकी जो आगे जो लवर है उससे मैरिज तो नहीं हो सकी थी और उनकी 2009 में बाद में 10 साल बाद इनकी डेथ हो गई। साथियों इनके जो ऑक्यूपेशन यानी इनका पैसा क्या था, तो ये था, ये पोइट थे यानी। और पोइट का साथियों कवि और कवियत्री आजकल मॉडर्न जो इंग्लिश उसमें पोइटेस का यूज कम हो गया है, यूज करते ही नहीं है। कवि और कवियत्री दोनों के लिए पोइट यूज किया जाता है। तो ये पोइट थी, नॉवलिस्ट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। इनकी जो लैंग्वेज थी राइटिंग की वो थी मलयालम एंड इंग्लिश। स्टार्टिंग इसने मलयालम से की थी, मलयालम और इंग्लिश दोनों में इन्होंने खूब सारी रचनाएं लिखी है। साथियों ये कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती है। कमला दास को कन्फेशनल पोइट्री के लिए जाना जाता है। कन्फेशनल पोइट्री होती है जो ऐसी चीजें, इंटरनल चीजें जो अपन सोसाइटी के अंदर सीधे अपन बात करते नहीं है या शर्म महसूस करते हैं, उन चीजों को निर्भीक और साहसिक रूप से क्या है अपने जो भी वर्क्स है उसके अंदर उनको डालना और मुखर होकर कोई बातचीत करना, उसे कहते हैं कन्फेशनल पोइट्री। पोएम के द्वारा अपने जो इंटरनल फीलिंग्स है ना वो सारी की सारी बता देना। शी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। साथियों कमला दास को वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फ्रैंक और कैंडिड राइटर माना जाता है। यानी ये स्पष्टवादी थी, जो उनके मन में आया, इंटरनल जो चीजें होती थी उन सबको ये अपनी राइटिंग के माध्यम से लिख देती थी। तो इसलिए इनको वर्ल्ड की मतलब बहुत ज्यादा फ्रैंक और कैंडिड राइटर माना जाता है। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। साथियों 2009 में कमला दास की डेथ हो गई थी, तब जो टाइम्स न्यूज़पेपर है उन्होंने कमला दास को मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री की मदर कहा था। द स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हर पोइट्री आर, इनकी जो मुख्य जो विशेषताएं है ना वो पोइट्री क्या है, उनके जो मुख्य विषय क्या है वो है लव, मैरिज, सेक्स। इनकी जो पोइट्री में लगभग लव, मैरिज और सेक्स कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तभी तो इनको कन्फेशनल पोइट कहा जाता है। साथियों इनके जो मेजर वर्क्स के बारे में बात करते हैं, साथियों इनके जो मेजर वर्क्स है वो है समर इन कलकत्ता, एन इंट्रोडक्शन, द स्ट्रेंज टाइम, द डिसेंडेंट,
माई स्टोरी कलेक्टेड पोएम्स। इसके अलावा साथियों उन्होंने मलयालम में भी बहुत सारा लिखा है, लेकिन अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए इतने ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको जो अवार्ड्स है साथियों वो पैन एशियन पोइट्री प्राइज 1963 को मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड है 1985 को मिला, एशियन पोइट्री प्राइज 1998 को मिला। तो ये साहित्य अकादमी और जो एशियन पोइट्री है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। अब अपन साथियों इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं कि पोएम है ना ये ओरिजिनली ये लिखी गई थी 1963 को, यानी जो पोइट है कमला दास उन्होंने इनको इस पोएम को डांस ऑफ द यूनक्स को 1963 में तो लिख दिया था, लेकिन इनका एक कलेक्शन था समर इन कलकत्ता जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1965 को, यानी 2 साल बाद इन्होंने अपने पब्लिकेशन किया। समर इन कलकत्ता का कलेक्शन था एक पोएम्स का, उसमें इसको इंक्लूड करके पब्लिश किया था 1965 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, नो राइम नो मीटर। ये पोएम साथियों फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स ऐसे होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सिलेबल्स का मैच नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई राइमिंग नहीं होती है और किसी प्रकार का कोई मीटर नहीं होता है। देयर इज एन एबंडेंस ऑफ इमेजरी इन द पोएम। साथियों इसके अंदर बहुत सारी इमेजरी मिलेगी आपको, जो चाहे वो विजुअल इमेजरी हो, स्मेल इमेजरी हो, ऑडियोटरी इमेजरी हो, सभी की सभी इमेजरी आपको यहाँ पे मिलेगी। डांस ऑफ द यूनक्स इज ए कन्फेशनल पोएम। साथियों एक कन्फेशनल पोएम है, अपन ने अभी जिक्र किया कि ये जो कमला दास है वो एक कन्फेशनल पोइट है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी किया है, जो समाज के अंदर जो चीजों की बात नहीं होती है वो अपन इस पोएम के अंदर वो उस मुद्दे को उठाएगी। द पोएम डील्स विद द फ्रस्ट्रेटेड लाइफ ऑफ द यूनक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। साथियों इस पोएम के अंदर जो यूनक्स है ना, यानी जो हिजड़े हैं, किन्नर है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ है उनके बारे में जिक्र किया गया है। यूनक्स आर द मेटाफर और सिंबल ऑफ स्प्रेस्ड डिजायर्स, अनप्रोडक्टिवनेस, बैरननेस, फ्यूटिलिटी ऑफ लव। साथियों इस पोएम के अंदर जो यूनक्स है ना वो एक मेटाफर है या सिंबल है, एक प्रतीक है किसका? स्प्रेस्ड डिजायर्स का, यानी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक है। अनप्रोडक्टिवनेस यानी वो किसी की टाइप की उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो अनप्रोडक्टिवनेस का वो एक सिंबल है। बैरननेस वो एक बांझपन का सिंबल है। फ्यूटिलिटी ऑफ लव का सिंबल है, यानी उनसे अगर कोई लव बिगड़े तो वो एक तरीके का क्या है? फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं साथियों। द पोएम वॉइसेज एंगर, एग्रेशन एंड अगोनी ऑफ द यूनक्स फॉर देयर इल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी। साथियों इस पोएम के अंदर जो पोइट है ना वो क्या करती है, जो सोसाइटी है यूनक्स के प्रति जो इल ट्रीटमेंट करती है, बुरा बर्ताव करती है, उनके प्रति जो पोइट है वो एक क्रोध व्यक्त करती है और उनकी पीड़ा को व्यक्त करती है वो। Despite of visual richness, this poem creates an atmosphere of gloom and depression. हालांकि साथियों इसके अंदर बहुत सारी विजुअल रिचनेस है, यानी बहुत सारी इमेजरी दी गई है। जो जो चीजें आप उसके अंदर पोएम को पढ़ोगे तो लगभग आपकी चीजें सारी देखी हुई होगी, देखी नहीं हुई है फिर भी आप इमेजिनेशन बन जाएगी। सभी टाइप की इमेजरी इसके अंदर यूज की गई है, लेकिन फिर भी क्या है, जो वातावरण है ना वो बन जाएगा ग्लूम और डिप्रेशन का, यानी उदासी का, और वहां पे बिल्कुल क्या है, अवसाद का वातावरण बन जाता है, जो दुख भरा माहौल बन जाएगा आप पढ़ोगे तब। इन दिस पोएम कमला दास सेट्स अप ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सटेसी एंड स्टर्लिटी। एक्सटेसी होता है साथियों आनंद और स्टर्लिटी होता है बांझपन। साथियों इस पोएम के अंदर आनंद और बांझपन दोनों का एक क्या विरोधाभास दिखाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं साथियों। द पोएम इज द ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव फॉर कमला दास एक्सप्रेस्ड डिजायर्स और अनफुलफिल्ड लव। साथियों ये जो पोएम है ना ये कमला दास के दबी हुई इच्छाओं के और उनको जो लव प्राप्त नहीं हुआ है उसका ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव है, यानी उन्होंने ये पोएम इसलिए लिखी है कि उन्होंने खुद की जो डिजायर्स है ना और खुद का जो लव उनको प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने क्या है इस पोएम को लिखा है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपके पोएम भी आ सकता है, टाइटल भी आ सकता है। ये टाइटल है ना ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट कोरिलेटिव है कमला दास की एक्सप्रेस्ड डिजायर्स और अनफुलफिल्ड लव का। और यूनक्स भी आ सकता है कि उन्होंने यूनक्स का जो यूज किया है ना वो भी उन्होंने अपने खुद के लिए, खुद की दबी हुई इच्छाओं और अपने लव जो उनको प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए किया है। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। साथियों ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है। This is an autobiographical poem written in confessional style that symbolically portrays her personal melancholy in her own life। साथियों एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी पोइट है वो खुद के दुख को व्यक्त कर रही है यूनक्स के माध्यम से और कन्फेशनल स्टाइल में लिखी गई है, यानी
ऐसी ऐसी इसमें बातें की जाएगी जो हर कोई जो राइटर है, जो पोइट है, वो करता नहीं है। और अपनी खुद का जो यूनिक्स का जो दुख है उसको, अपने खुद के दुख है उनके साथ वो क्या करती है, एक तरीके से उनके साथ तुलना करती है। कमला दास हैज प्रोजेक्टेड हर इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन इन ट्रांसजेंडर। कमला दास ने साथियों अपनी जो भावनात्मक असंतुष्टि है ना, उनको व्यक्त करने के लिए ट्रांसजेंडर का यूज किया, यूनिक्स का यूज किया है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एब्जेक्शन, और यही डिवाइस है एब्जेक्शन कहलाती है साथियों। एब्जेक्शन में क्या होता है साथियों, जब अपनी कोई इमोशनल चीजें है ना, उनको व्यक्त करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, तो उनसे कहते हैं एब्जेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं साथियों, टोन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। साथियों पोएम है पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है। सिंबल हेयर यूनिक्स इज ए सिंबल ऑफ बेयरनेस एंड अनप्रोडक्टिवनेस। क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि सिंबल क्या है इस पोएम का, यूनिक्स किसका सिंबल है, तो वो है बेयरनेस और अनप्रोडक्टिवनेस का, यानी बंजर या जो बांझपन का वो सिंबल है, अनप्रोडक्टिवनेस का सिंबल है। मेटाफर, द यूनिक यूज्ड ए मेटाफर फॉर बेयरनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लव। किसका मेटाफर है वो, यूनिक्स, बेयरनेस का और फ्यूटिलिटी ऑफ लव का, ये आपने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। द पोएम इज रियलिस्टिक एंड विजुअल। पोएम बिल्कुल क्या वास्तविक है, और है भी साथ ही वास्तविक, क्योंकि ये जो चीजें इसमें आप देखोगे वैसा का वैसा हमने देखा हुआ है, और विजुअल इमेजरी का बिल्कुल यूज होगा इसके अंदर। द होल पोएम इज इन्वेल्प्ड इन ग्लूम एंड डिस्कॉर्डेंसी। साथियों पूरी की पूरी पोएम है वो एक उदासी और दुख भरे माहौल से भरी हुई है। मेजर थीम पोएम का क्या हो सकता है, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी। क्वेस्ट होता है साथियों सर्च, खोज, पहचान की खोज, यानी ट्रांसजेंडर है उनकी आज भी समाज में कोई पहचान नहीं है। सुपरफिशियल जॉय वर्सेस इनर डिप्राइविटी। हालांकि हमें लगता है कि ये जो बाहरी रूप से क्या है, ये बिल्कुल आनंद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और लेकिन अंदर से क्या है, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से वंचित है, दुखी है। तो सुपरफिशियल जॉय वर्सेस इनर डिप्राइविटी आ सकता है, या कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सुपरफिशियल जॉय एंड इनर डिप्राइविटी भी आपका थीम बन सकता है। सोरोज ऑफ यूनिक्स भी आ सकता है, यूनिक्स के क्या क्या दुख है उनके बारे में भी मेजर ये थीम है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं साथियों पोएम की। पोएम में आप एक चीज जरूर ध्यान रखोगे कि एक तो आपको ऑब्जेक्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं पोएम के अंदर, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हुआ है, कौन सा वहां पे ट्री है, कौन सा बर्ड है, ठीक है, गारमेंट्स उनने क्या पहन रखे हैं, तो ये चीजें एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखोगे, एक लिटरेरी टर्म का बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन सा लिटरेरी टर्म कहाँ यूज हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आता है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं पोएम की फर्स्ट लाइन से। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस। यह बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था, यानी रिपीटेशन हो गया साथियों, और रिपीट क्यों किया है कि यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी। बिफोर द यूनिक्स केम, यूनिक्स के आने से पहले, यूनिक्स केम टू डांस, यूनिक्स क्यों आए थे, डांस करने के लिए। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी, यूनिक्स क्यों आए थे, वो डांस करने के लिए आए थे, क्योंकि यूनिक्स का और आजीविका का कोई साधन नहीं है, वो डांस करके ही पैसे कमाते हैं। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, वो डांस कर रहे थे तब उनकी जो स्कर्ट्स, उन्होंने स्कर्ट्स पहन रखी थी। तो हमें पता चल गया जो यूनिक्स है ना, जो किन्नर है, उन्होंने क्या है, उनका अपीयरेंस है वो क्या है, फीमेल का है, उन्होंने स्कर्ट्स पहन रखी थी। गोइंग राउंड एंड राउंड, वो क्या गोल गोल घूम रही थी, वहां पे भी राउंड एंड राउंड आ गया, वो डांस करी थी गोल गोल घूमकर, तो राउंड एंड राउंड के अंदर रिपीटेशन का यूज हो गया। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, सिंबल्स होता है साथियों मंजीरे, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, क्लैशिंग होता है साथियों टकराना, यानी टकरा के वो बजा रहे थे। जो मंजीरे होते हैं दो पार्ट होते हैं उनके, तो दोनों को जब टकराया जाता है तो आवाज निकलती है, तो मंजीरे वो बजा रहे थे। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, एंकलेट्स होता है साथियों पायल, और उनकी जो पायल है ना, जो उन्होंने पायजेब पहन रखी थी, वो क्या कर रही थी, छन छन कर रही थी। तो साथियों इसके अंदर देखिए आप, इसमें देख लीजिए आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक आ गया सिंबल्स, वो सिंबल्स बजा रहे थे, मंजीरे बजा रहे थे, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था। एंकलेट्स, उन्होंने एंकलेट्स पहन रखी थी, वो क्या कर रही थी, जिंगली जिंगली कर रही थी। अब आपको थोड़ा सा इस पोएम के अंदर ना वर्ड ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे वाइट स्कर्ट है ना, वो तो राउंड एंड राउंड कर रही थी, एंकलेट्स है जिंगलिंग जिंगलिंग कर रहे थे, सिंबली सिंबल्स है वो क्या कर रहे थे, रिचली क्लैशिंग कर रहे थे, यानी टकरा कर बजाया जा रहा था उनको। तो जिंगलिंग जिंगलिंग है, इसके अंदर भी रिपीटेशन का यूज हुआ साथियों, दोबारा ये शब्द है वो रिपीट हुआ है साथियों। जिंगलिंग जो वर्ड है ना खुद, वो क्या है, हमारी जो ऑडियोटरी जो इमेजरी है ना उसके लिए यूज हुआ है, यानी हमारे जो ऑडियो सेंस है
साउंड का जो सेंस है ना उसको व्यक्त करता है। तो जब साउंड वाले वर्ड यूज होते हैं तो उसको उसमें जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है ओनोमेटोपोइया। बीनीथ द फियरी गुलमोहर विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग। अब वो जो डांस कर रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, उनकी पायल छन छन कर रही थी, बीनीथ द फियरी गुलमोहर। और वो किसके नीचे? एक गरम गुलमोहर है उसके नीचे वो क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे भाई। बीनीथ होता है साथियों नीचे। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, और उनके क्या है, बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो उड़ रही थी। यहाँ जैसे वो घूम रही थी, नाच रही थी, तो उनकी चोटियां भी लहरा रही थी। डार्क आइज फ्लैशिंग, उनकी जो काली आंखें हैं वो चमक रही थी। दे डांस्ड एंड दे डांस, और वो नाची, इतनी नाची। ओ दे डांस टिल दे ब्लेड, इतनी नाची कि जब तक नाची जब तक उनके पैरों में खून नहीं आ गया। तो इसमें साथियों आप देखिए यहाँ पे फियरी गुलमोहर का यूज किया है। फियरी होता है साथियों बहुत ज्यादा जो गर्म है, हॉट। हॉट का आप सेंस ले सकते हो अभी। हॉट तो हॉट गुलमोहर थोड़ी हो सकता है, गुलमोहर पेड़ है वो गर्म खुद थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे फियरी वर्ड है ना वो एक वेदर के लिए है कि वहां का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसमें साथियों यूज हुआ ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग हुआ है कि किसी भी नाउन के सामने जब किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाए, और एडजेक्टिव क्या करे जब यूज हो जाए तो दूसरी नाउन है ना उसको क्वालिफाई करे। यानी यहाँ पे फियरी गुलमोहर है, इसका पता ऐसे चल रहा है हमें कि यहाँ पे वेदर के लिए यूज हुआ है। फियरी गुलमोहर के आगे फियरी है ना, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे वेदर को बताया गया, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है साथियों देखिए, डार्क आइज फ्लैशिंग, की काली आंखें उनकी चमक रही थी। तो साथियों डार्क आइज है वो कभी फ्लैश करती है क्या? तो नहीं करती। एक एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आ जाते हैं तो वहां पे होता है ऑक्सीमोरन। अब आप कहोगे साथियों इसमें कि पैराडॉक्स क्यों नहीं हुआ? तो पैराडॉक्स साथियों एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, और जब उसको ज्यादा सोचा जाता है ना तो वो बात क्या होती है, बिल्कुल सच होती है। तो वहां पे क्या पैराडॉक्स का यूज होता है, और जहां पे कोई जरूर नहीं है कि वो बात सच हो तो वहां पे होगा ऑक्सीमोरन। और लगभग क्या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आते हैं, स्टेटमेंट नहीं आता है। तो वर्ड जब आए तब ऑक्सीमोरन होगा। दे डांस ओ दे डांस टिल दे ब्लड, तो वो इतने नाचे कि जब तक कि उनके पैरों में खून नहीं आ गया। तो साथियों डांस का यूज बार बार हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज हुआ है। इसके बाद साथियों इसके अंदर देखो डांस दे कि वो इतने नाचे कि उनके खून आ गया, यानी इंटेंसिटी बताने के लिए बहुत एक तरीके से क्या है, हायर लेवल पे जा रहा है ना, तो हायर लेवल पे जब कोई चीजें जाती है तो वहां पे होता है क्लाइमैक्स। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। इसी तरीके से साथियों इसमें कहा है कि इतने नाचे कि उनके खून आ गया। तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हाइपरबोली का यूज किया गया है। इसके साथ ही हमें इस पूरे 6 लाइनों के अंदर अपन को ये पता चल गया कि जो पोएम है ना उसके अंदर जो वेदर है वो एक हॉट है, समर का टाइम है, एक तो गर्मी का टाइम है, उसके अंदर वो क्या है अपनी आजीविका कमाने के लिए आए हैं और वहां पे डांस कर रहे हैं। तो गर्मी भी हमें ऐसे प्रदर्शित करती है कि जैसे फियरी गुलमोहर है, यानी वेदर बहुत ज्यादा क्या उनके लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी वो अपनी आजीविका कमाने के लिए नाच रही है। इसका सेंस यही बन रहा है कि वो गरीब है और वो आजीविका कमाने के लिए यहाँ पे नाच रही है, यानी वो जब तक वो थक नहीं गई तब तक वो नाच रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, जैस्मिन्स इन देयर हेयर, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। साथियों उन्होंने क्या कर रखा है, समाज के अंदर थोड़ा अपना भी इंप्रेशन देख जमाने के लिए उन्होंने भी क्या थोड़ा मेकअप कर रखा है। उन्होंने अपने चीक्स पे ग्रीन टैटू बनवा रखे हैं, और अपने बालों में जो चमेली का फूल है जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये चमेली का फूल है, ये लगा रखा है उन्होंने बालों में सुंदर दिखने के लिए। सम वर्क डार्क, कुछ क्या है डार्क है, यानी कुछ वो सांवले कलर के हैं, एंड सम वर ऑलमोस्ट पेयर, कुछ गोरे भी है। इस पोएम तो अभी आपने को इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो टैटूज उन्होंने कहाँ बनवा रखे हैं, चीक्स पे बनवा रखे हैं, और हेयर है उन्होंने जेस्मिन यूज करके है हेयर के अंदर। तो ये चीज याद रखोगे अभी कौन सा फ्लावर आ गया है, इसमें जेस्मिन आया है साथियों। और इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये सम है ना, ये सम वर्ड किसके लिए आया है, ये यूनिक्स के लिए आया है कि वो कुछ क्या है काले हैं या सांवले हैं, और सम वर्ड ऑलमोस्ट तो वो कुछ क्या है गोरे हैं। तो सम वर्ड इसके लिए आया है। जो देयर वर्ड है वो भी यूनिक्स के लिए आया है, देयर चिक्स वो भी यूनिक्स के लिए आया है। ठीक है, ये दे ब्लेड है ये भी यूनिक्स के लिए आया है। दे वर्ड जहां पर भी दिख रहा है आपको ये सारा यूनिक्स के लिए आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इसमें वर्ड किसका लिए है वो भी आपको थोड़ा नोटिस रखना है। देयर वॉइसेज वर हार्श, उनकी वॉइसेज उनकी जो आवाज है ना वो क्या है कर्कश है। देयर सॉन्ग्स मेलनकली, और उनके जो सॉन्ग है ना वो भी क्या है दुखी
उदासी वाले उनके सॉन्ग है। दे सेंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं ना, उनका जो सब्जेक्ट है गीत का वो क्या है, लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, कि जो मरे हुए जो प्रेमी है उनके गीत गा रहे हैं वो, या जो बच्चे जन्मे नहीं है, अजन्मे बच्चे हैं उनके गीत गा रहे हैं। तो इसमें साथियों सेंस ये बनता है कि उनके लिए तो क्या लवर्स मर ही गए ना, उनसे कोई लव नहीं करता है। उनके मन में इच्छा तो है ना लव की, लेकिन लव उनसे कोई नहीं करता है, उनके लिए लव एक मर गया है। तो उनका एक तो ये सेंस निकल सकता है। एक क्या है कि वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो उनके जो बच्चे होने वाले थे वो बच्चे तो अजन्मे है ना, वो बच्चे जन्मे ही नहीं है। तो इनका जो सब्जेक्ट है वो है लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। किस किस टाइप के गीत गाते हैं, लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न। Some beat their drums, others beat their sorry breast and wailed। कुछ तो क्या करते हैं, ये सम किसके लिए है यहाँ पे, यूनिक्स के लिए। कुछ यूनिक्स क्या करते हैं, उनके पास ड्रम है, वो ढोल है वो बजाते हैं। तो साथियों दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए, एक तो सिंबल्स आया था, सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, और एक आया था ड्रम। तो दो आ गए साथियों, तो ये ध्यान रखना भी दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो कुछ तो ढोल बजाते हैं, अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और कुछ क्या करते हैं उनमें से दूसरे है वो क्या करते हैं, अपनी खुद की दुखी छाती बजाते हैं, यानी दुखों से भरी हुई जो छाती है वो बजाते हैं। एंड वेल्ड एंड रेड इन वेकेंट एक्सटेसी, और विलाप करते हैं वो रोते हैं। एंड रेड इन वेकेंट एक्सटेसी, और वो क्या है, खोखले आनंद है उसके अंदर क्या है, समाये हुए हैं। तो साथियों इसके अंदर जो सोरी ब्रेस्ट है ना, इसके अंदर एपिथेट का यूज किया गया है, यानी उनकी जो सॉरी वर्ड है वो एक फ्लैट के लिए है, उनकी जो ब्रेस्ट है वो डेवलप नहीं हुई है, फ्लैट है, इसलिए यहाँ पे एपिथेट का यूज हुआ है। इसके साथ ही साथ सॉरी ब्रेस्ट के अंदर पन का यूज हुआ है। पन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे गहरे अर्थ निकलते हो ना, एक ही चीज के दो तीन अर्थ निकलते हो, गहराई में जाए तब, तो वहां पे क्या है, अपने पन का यूज होता है। तो इसमें सॉरी ब्रेस्ट है ना, कि वो अपनी छाती है ना उसको पीटते हैं और रोते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो ब्रेस्ट है ना वो किसी काम नहीं आ रही है, यानी उनकी ब्रेस्ट को देखकर कोई भी जो मेल है वो वो उनसे लव नहीं करता है, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर कोई भी उनको इंजॉयमेंट उनसे नहीं ले सकता है, वो उस ब्रेस्ट का कोई यूज नहीं है। और ना ही वो क्या है किसी बच्चे के लिए मिल्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे पन का यूज किया गया साथियों। अब नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए वेकेंट एक्सटेसी है, इसके अंदर ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है। वापस जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आ गए साथ, कि वेकेंट एक्सटेसी, कि खोखला आनंद। खोखला आनंद कैसे हो सकता है, आनंद तो पूरा ही होता है, खोखला क्या होता है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। इसमें यह पता चलता है साथियों कि वो बाहर से तो क्या खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या वो बहुत ज्यादा दुखी है। क्योंकि बाहर नाच रहे हैं तो लोग ऐसे देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन अंदर से क्या है वो बहुत ज्यादा दुखी है। देर वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई like half burned logs from funeral pyres, a drought and rottenness were in each of them। अब साथियों पोइट उनको जो उनके अंग है ना उनके बारे में बताती है कि उनके जो अंग है, उनके हाथ पैर है वो क्या है, बिल्कुल पतले हैं और ड्राई सूखे हुए हैं। लाइक हाफ बर्न्ड लोग्स, किसकी तरह है वो, हाफ बर्न्ड लोग्स, जो अपने अंतिम संस्कार के अंदर जो किसी मुर्दे को जलाते हैं तो उसके बाद में लास्ट में कुछ लकड़ियां बच जाती है। तो उनके जो लिम्स है ना, उनके हाथ पैर है वो बिल्कुल सूखे हुए इस प्रकार लग रहे हैं जिस प्रकार क्या है जो चिता पे जली हुई, चिता पे बची हुई जो अधजली लकड़ियां है ना उनकी तरह है वो। ए ड्रोट एंड रोटननेस, और पूरे क्या है वो सूखे हैं, रोटननेस बिल्कुल क्या है उनके अंदर एक तरीके से वो सड़े हुए हैं प्रत्येक। तो इसमें आप ऐसे देखिए कि पोइट ने यहाँ यूज किया है लाइक वर्ड का, कि उनके जो अंग है ना, लिम्स है, उनको बताया है हाफ बर्न्ड लोग्स, लाइक हाफ बर्न्ड लोग्स। तो यहाँ पे सिमली का यूज किया गया है। इसमें आप साथियों ऐसे देख सकते हैं कि जब चिता पे की जो बची हुई जो लकड़ी है ना, अपने शमशान भूमि से कोई भी चीज अपन वापस नहीं लेके आते हैं। लकड़ी चाहे कितनी बच जाए, वो लकड़ी नहीं जलाई होती है वो भी लेके नहीं आते हैं, जो जैसे यूज नहीं आती ना वो भी लकड़ी वापस नहीं लेके आते। तो अध जली लकड़ी अगर वहां रह जाए तो उसका कोई यूज होता है क्या, उसका कोई यूज नहीं है। इसका मतलब पोइट ने क्या कहना चाहता है, पोइट यहाँ कहना चाहती है कि जैसे कि जो हाफ बर्न्ड लोग्स है ना इनका कोई यूज नहीं है, उसी प्रकार से यूनिक्स का भी कोई यूज नहीं है। अपने सोसाइटी में यूनिक्स का
कोई यूज नहीं है, वो भी एक तरीके से अनप्रोडक्टिवनेस है, बेरनेस का सिंबल है वो। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं साथियों, इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, यहाँ तक कि क्रोज पेड़ पे क्या बैठे थे, कौवे बैठे थे, वो भी पूरे साइलेंट थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और चिल्ड्रन है वो भी क्या है, सरप्राइज, वाइड आइड होता है साथियों सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा क्या थे, सरप्राइज थे। बच्चों ने पहली बार यूनिक्स को देखा था। स्टिल अभी तक ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वर्जन्स, लेकिन अभी तक भी सभी लोग क्या कर रहे थे, अन्य जो वहां पे लोग थे वो बेचारे इन प्राणियों के जो इरेगुलर मूवमेंट है उनको देख रहे थे। कन्वर्जेंस होता है साथियों इरेगुलर मूवमेंट। तो साथियों इसमें पोइट ने क्या किया है, जो यूनिक्स है किन्नर है उनके लिए पुअर क्रीचर्स का यूज किया है। तो यहाँ पे मेटाफर है, तो इसको याद रखोगे आप, एक ही इसमें उपमा दी है, वो है पुअर क्रीचर्स। इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि पोइट इसमें ये बताना चाहता है कि जो क्रोज है ना वो एक सिंबल ऑफ डूम है। इंडिया के अंदर ज्यादा क्रो को कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखो कि कौवा है वो तो क्या कर रहा है, बिल्कुल साइलेंटली होके उनको देख रहा है, कौवे जो वहां पे बैठे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग है ना वो मर्सीलेसली उनका एक्टिविटीज उनको देख रहे हैं, उनको उनको देखकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यानी किसी प्रकार की दया उन पर नहीं कर रहे हैं। द स्काई क्रैकल्ड देन, तभी क्या हुआ, आकाश गरजा, थंडर केम, और तूफान आया, एंड लाइटनिंग, और बाद बिजली चमकी, एंड रेन, और बारिश आ गई। लेकिन बारिश कैसी आई, ए मेघ रेन, एक अल्प वर्षा हुई, दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स, और जिसमें एक स्मेल आई, धूल की स्मेल आई, इन एटिक्स, जिस प्रकार है क्या अटारी के अंदर धूल, अटारी एटिक्स क्या होता है साथियों, जैसे अपन ने कोई मकान है या कोई स्टोर या गोदाम है उसके अंदर कोई अपने सामान कबाड़ टाइप रख देते हैं, या अनाज की लिए यूज किया जाता है एटिक्स, अटारी, यानी जहाँ पे अनाज अपने कोई ऐसा मकान जिसके जिसके अंदर एक मकान बनाकर चाहे रूप उसकी सेम हो, लेकिन इस टाइप का मकान बना दिया जाए, उसमें अपने स्टोर रूम भी बना दिया जाए या अनाज उसमें रख दिया जाए, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, चूहे हो जाते हैं, छिपकलियां हो जाती है। माइस होता है चूहे, लिजर्ड्स होता है छिपकलियां। तो उनके यूरिन की भी स्मेल आती है ना, उसके अंदर अपन जाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा क्या है, हवा अंदर बाहर ज्यादा होती नहीं है। तो वहां पे क्या है कि अपन जब उस इस टाइप की चीजों में जाते हैं ना, तो वहां पे हमें उनके चूहों की एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये कहता है कि जब थोड़ी सी बारिश आई, जिस प्रकार अपने गांव वाले होते हैं वो अपने बाजार में कभी गए होते हैं, बारिश आ जाए तो हमें किस प्रकार की स्मेल आती है, उसी तरीके से जब थोड़ी सी बारिश हुई तो उसने पोइट ने कहा कि थोड़ी सी बारिश के अंदर ही थोड़ी सी बारिश के अंदर किस प्रकार की स्मेल आई, जैसे कि एक चूहों की और जो लिजर्ड्स की यूरिन की जो स्मेल होती है ना एटिक्स के अंदर, उस तरीके की स्मेल आई यहाँ पे। तो साथियों इसमें भी हमें ये पता चलता है कि जो नेचर है ना वो भी क्या है, इस यूनिक्स के साथ नहीं है। इन लाइनों में क्या पता चलता है कि जो बारिश है, बारिश किसका सिंबल है, बारिश है कि इसमें क्या है कि बारिश होती तो नया रीबर्थ होता ना, कोई प्लांट्स उगते, ठीक है, उसी प्रकार से नई नई एक्टिविटीज होती। लेकिन इन्होंने क्या है कि ये जो बारिश भी नहीं आई, बारिश नहीं आई तो जो चीजें थी वो बेरनेस रहेगी, वापस बंजर की बंजर रहेगी, भूमि बंजर रहेगी, उसी प्रकार ये बंजर रहेगी। दूसरी इसमें ये सेंस निकल रहा है कि उनकी आजीविका का साधन क्या है, डांस करना है, वो डांस करना है, लेकिन तभी आंधी तूफान आ गया तो उनका पैसा उनको मिलने वाला था, लेकिन लोग क्या अब देखने, सभी जब बारिश आ जाती है सभी अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। इसी तरीके से उनका क्या नेचर भी उनके साथ नहीं है, प्रकृति भी उनके साथ नहीं है। तो पोइट जो है इसके अंदर वो ये व्यक्त करना चाहती है कि जो यूनिक्स है उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनको क्या है जो एक अच्छी नजर से उनको देखता नहीं है, चाहे वो इंसान हो चाहे उनको प्रकृति हो, उनका कोई साथ नहीं देता है। तो इसमें उनकी दुर्दशा को व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही जो लास्ट लाइन है इसमें यह पता चलता है कि पोइट की मेंटल स्टेट है ना वो खुद की क्या है, सही नहीं है, खुद भी क्या है एक डिससेटिस्फेक्शन के अंदर रह रही है। इसके अलावा साथियों अगर आपको इस पोएम का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फाइल सेक्शन में आपको इस पोएम की जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी, और अदर ग्रामर लिटरेचर के नोट्स भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा साथियों अगर आप है ना एमसीक्यूज भी इस पोएम का करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि मैं जल्द ही क्या है इस पोएम का एमसीक्यूज भी डालने वाला हूं। तो जब भी एमसीक्यूज डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथियों वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट जरूर करना साथियों। अब यहाँ तक आए हो इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो कमेंट जरूर करना, और आपका कोई डाउट होना तो वो भी आप पूछ सकते हो।
आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।